Hello guys, welcome to my channel and this is my first video on my YouTube channel. So ये फर्स्ट टाइम है, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो या फिर आपको कहीं लगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए या फिर इसकी जगह ये चेंज होना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज मैंने अपनी इस फर्स्ट वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर लिया है, जो कि क्लास 10th में बायो का फर्स्ट चैप्टर है और कंबाइनली देखा जाए तो ये 6th चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आवर चैप्टर्स नेम इज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेसेस देखिए क्या होता है। वो सारे प्रोसेसेस जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है all the processes which are important to maintain a life in an organism। फाइन। वो सारी प्रोसेसेस जो कि किसी भी इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? वैसे देखा जाए तो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सभी ज़रूरी होती हैं। अगर उसमें से कोई एक भी प्रोसेस रुक जाती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें फ़िलहाल क्लास 10th में तो ये चार ही पढ़नी है। ये चार: ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। फाइन। अब ये चार प्रोसेस है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास कि हम इसको याद कर सकते हैं एज एन एन आर ई एंड ई। ये ट्रिक है, जैसे कि NCERT होता है वैसे ही आप NRT याद कर सकते हो। N फॉर न्यूट्रिशन एंड R फॉर रेस्पिरेशन एंड T फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड E फॉर एक्सक्रीशन। ये देखो, ये है पूरा हमारा मतलब डाइजेशन सिस्टम में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ये सब। ये देखिए कितने मजे में खा रहा है ये, बस खा ही खा रहे हैं। ये तो वही वाला हाल हुआ कि ये मैं हूँ, ये मैं एप्पल खा रही हूँ और ये हमारी पार्टी हो रही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन हमारा न्यूट्रिशन से। तो क्या है न्यूट्रिशन? सी, ये दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे ये फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ये सब है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि न्यूट्रिशन मतलब कुछ हमारे फूड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये देखिए, न्यूट्रिशन में हमारा एक वर्ड निकल के आ रहा है, न्यूट्रिएंट। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वर्ड, वो न्यूट्रिएंट से मिलकर बना है और न्यूट्रिएंट का मतलब होता है फूड। फाइन। तो अब न्यूट्रिशन क्या होता है? सी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड यूजिंग एंड यूजिंग टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फाइन। ऐसी प्रोसेस हम जब खाना खाते हैं, वो प्रोसेस जब हम खाना खाते हैं और उसको यूज़ करते हैं या फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फाइन। अब न्यूट्रिशन में भी हमारे दो मोड्स होते हैं भाई। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। अब ये नाम तो बड़े टिपिकल से लग रहे होंगे आपको पढ़ने या सुनने में, एंड आई गेस कि आप पहले पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ये बहुत इजी है। और ये होते क्या है? सी, नाउ व्हाट आर ऑटोट्रॉफिक्स? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स फूड सिंथेसिस। तो मतलब कि ये पूरा वर्ड मिला के क्या बना? सेल्फ फूड सिंथेसिस। और वी कैन से सेल्फ फूड सिंथेसाइजर्स, मतलब कि जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हो या खुद ही बनाते हो। आप भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ऐसा कुछ कंफ्यूजन है नहीं, बहुत ईजी है ये। ऑर्गेनिजम्स तो देखते हैं क्या है। ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऐसा मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे, वो हो गया हमारा क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसका तो बेस्ट एग्जांपल्स हमारे प्लांट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक के मेनली तो प्लांट्स में ही होता है, और भी होते होंगे कुछ एनिमल्स जो ऐसा करते होंगे। खैर हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है फिलहाल। तो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स, और इस न्यूट्रिशन के मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी प्लांट्स में होता है, सी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सी,
The process by which green plants make their own food is called photosynthesis. ऐसे प्रोसेस जिसमें जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और इसमें एक बात हमें नोटिस करनी है कि ये जो हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये कब होती है, ये हमेशा डे टाइम पे होती है। क्यों डे टाइम पे ही क्यों होती है? क्योंकि डे टाइम पे ही तो हमें सनलाइट मिलती है। अब हमें रात में थोड़ी ना सनलाइट मिलेगी। फाइन। तो इसलिए डे टाइम में होती है, रात में कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है। अब हमारी फोटोसिंथेसिस की भी एक रिएक्शन होती है। क्या है वो रिएक्शन? सी, ये है वो रिएक्शन। CO2 प्लस H2O गिविंग अस व्हाट? ये रॉ मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। फाइन। तो अब इसको ये यूज करके क्या बना रहे हैं? इसको यूज करके ये बना रहे हैं C6H12O6। अब ये C6H12O6 किस बला का नाम है? ये है एक्चुअली हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये है हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला। फाइन। और ग्लूकोज के साथ साथ ये बना रहे हैं O2। ठीक है। अभी किसके प्रेजेंस में हो रहा? सनलाइट। तो भाई डे टाइम क्यों हो रहा है? तो सनलाइट तो मेन सोर्स होगा ही। और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में भी हो रहा है। और यहाँ पे हमारे क्लोरोफिल का क्या काम है? सी, अब हम यहाँ पे स्टेप्स अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है देखो, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। ये है इसमें क्लोरोफिल का क्या फंक्शन। ठीक है, क्या फंक्शन है वो भी देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट ऑब्जर्व करने का फंक्शन है। अब कौन सी लाइट भाई? और कौन सी? सनलाइट। सनलाइट। ठीक है, सन की जो लाइट आ रही है, सन रेज, वो लाइट ही तो होती है। तो उसको वो क्लोरोफिल वो ऑब्जर्व करता है। अब उसको ऑब्जर्व करके वो क्या करेगा? देखो, वो जो लाइट आ रही है ना, वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में। फाइन। वो पहले कन्वर्ट हुई किसमें? केमिकल एनर्जी में। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर, अब वाटर कहाँ से आया भाई? वाटर आएगा, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड में वाटर कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर से। मान लो यहाँ पे ये है वाटर। यहाँ से रूट्स जो होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से H2O ले लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लीफ थी, लीफ में तो होता है क्लोरोफिल, एक ही ग्रीन पिगमेंट होता है ना। मान लो ये क्लोरोफिल है। यहाँ से इसने सनलाइट ऑब्जर्व कर ली और यहाँ से ये वाटर आया। और वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O। अब इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब कि इसको तोड़ दिया। अब तोड़ेंगे कैसे? दो ही तो इसमें एटम्स हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। दो ही एटम है, तो यहाँ पे दो ही एटम्स को क्या किया जाएगा? ब्रेक किया जाएगा। फाइन। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है उसने। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या चीज है यहाँ पे? सी, क्या होता है रिडक्शन? मतलब क्या होता है? हमारे रिडक्शन का मतलब यही तो होता है कि जब हमारा रिडक्शन का मतलब होता है कि जब हमारा ऑक्सीजन का जो एटम है वो हट रहा हो और उसकी जगह पे हाइड्रोजन हमारा ऐड हो रहा हो। ठीक है, इसे लिखा नहीं जा रहा है बट फिर भी अंडरस्टैंडेबल तो है ही। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हो रहा हो और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा हो? ऐड हो रहा हो। टू किस में? कार्बोहाइड्रेट में। कहाँ है हमारा कार्बोहाइड्रेट? ये रहा हमारा कार्बोहाइड्रेट। देखो अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? हमारा हाइड्रोजन का एटम हमारा ऐड हो रहा है H2O में। ये वाटर तो हमारा स्प्लिट हो गया ना, हमारा ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया। ऑक्सीजन तो भाई उसने रिलीज कर दिया, आपको पता है ये प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये तो उसने रिलीज कर दिया एज वेस्ट प्रोडक्ट। अब क्या हुआ? हमारा जो ये हाइड्रोजन है ये इसमें ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन होने के बाद क्या हुआ? जब कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा हाइड्रोजन ऐड हो गया तो यहाँ पे इसने बना दिया ये ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ साथ इसने क्या लीव किया? इसने इसके साथ साथ लीव कर दिया O2, जो कि इसने एज आ वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, अब ये सबको रिलेज कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। फाइन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, देखते हैं, चलिए आगे। आगे
ये तो समझ में आ गया। पहले क्लोरोफिल ने हमारी लाइट एब्जॉर्ब करी, उसके बाद जो उसने रूट से वाटर लिया था, उसके बाद उसने उस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद उसने उस वो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बन गई, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हो गई। उसके बाद वो जो हाइड्रोजन का एटम था वो हमारे किस में ऐड हो गया, वो ऐड हो गया हमारे इसमें CO2 में। अब इसे यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो गया। अब इसमें रिडक्शन हुआ तो इस रिडक्शन से हमारा क्या फॉर्म हुआ, इस रिडक्शन से हमारा फॉर्म हो गया C6H12O6, ठीक है, और ये ऑक्सीजन भी। और ये सब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वैसे एग्जाम में आप ऐसे मत लिख के आना, ये जो क्लोरोफिल है और ये जो सनलाइट है हमारा, ये सब आप कहाँ लिखोगे, इस एरो के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोरोफिल लिख देना, यहाँ सनलाइट लिख देना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया हमने। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक पे। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक भी सुनने में तो टिपिकल सा लग रहा होगा, बट ये है बहुत ईजी। हेटरोट्रॉफिक देखो क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है जस्ट हमारे ऑटोट्रॉफिक का अपोजिट। अब कैसे अपोजिट है ये देखो, ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एक मिनट, हाँ, क्या है, organisms who cannot prepare their own food and are dependent on others for their food are called heterotrophs। ऐसे organisms जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं और अपने फूड के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो हो गए हमारे heterotrophs, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे। हेटरोट्रॉफिक के भी 3 मोड्स होते हैं यार, ठीक है। 3 कौन कौन से मोड हो गए, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ये भी सुनने में बड़े डिफिकल्ट से लग रहे होंगे, बट है इजी, ये भी बहुत नॉर्मल से है, आप इसे अपनी डेली लाइफ में देखते भी होगे, ठीक है। आगे देखते हैं चलो। अब पहला आता है मैं सेप्रोट्रॉफिक। व्हाट आर सेप्रोट्रॉफिक्स, सी, organisms who grow on dead decaying matter or on the and on the organisms and on other organisms body, मतलब डेड बॉडी पे, एंड ड्राइव दियर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। क्या कह रहा है ये देखो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कह सकते हैं ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि किस पे ग्रो करते हैं, किस पे ग्रो करते हैं, किसी डेड डिकिंग मैटर पे या किसी डेड बॉडी पे, ठीक है। अब ये तो कहाँ है, ये तो हम लोगों ने मोस्टली नहीं देखा होगा। हमने ये सुना है वैसे कि अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाए और हम उसकी बॉडी ऐसे छोड़ दें, मतलब कि ऐसे छोड़ दें किसी ग्राउंड में ऐसी, तो क्या होता है, वो कुछ दिनों बाद डिकम्पोज हो जाती है, ये तो हमने सुना ही होगा। अब वो डिकम्पोज कैसे होती है, अब ये डिकम्पोज, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो ऐसे ही होता है कि क्या करते हैं, उस पे जो ये जो सेप्रोट्रॉफिक्स होते हैं ये फीड करने लग जाते हैं, उसकी बॉडी पे रहने लग जाते हैं, और वहीं से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है फिर उसमें क्या बचता है, उनका सिर्फ स्केलेटन बचता है, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल सेप्रोट्रॉफिक के, क्या क्या, फंगी और यीस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा क्या, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं देखो, एक मिनट जरा, हाँ देखो, और ये जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक के अपोजिट है, वैसे ही हमारा ये सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक अपोजिट है। वो सेप्रोट्रॉफिक डेड डिकेइंग मैटर पे हो रहे थे और पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हो रहे हैं। देखो, organisms to grow on the body of a living organism and derive their nutrition from it। ऐसे organisms जो किसी living organism की body पे grow करते हैं, वहां से अपना nutrition लेते हैं। इसके देखो, एक तो ये है हमारा एग्जाम्पल अमर बेल। अमर बेल जिसको हम कुचा भी कहते हैं, ये देखो, वैसे ये है, मतलब ये अमर बेल है पैरामीशियम, ये आपने मोस्टली नहीं ही देखे होंगे, बहुत बच्चों ने नहीं देखे होंगे। अमर बेल एक बेल होती है जो कि किसी एक प्लांट पे ऐसे रोल रोल होकर लगी हुई होती है। तो ये क्या करती है, प्लांट तो लिविंग होगा वो, ठीक है, प्लांट लिविंग होगा, क्या होगा फिर, ये जो अमरबेल है, ये अमरबेल उससे अपना क्या करेगी, न्यूट्रिशन लेगी, ठीक है। अब पैरामीशियम का भाई एग्जाम्पल मोस्टली बहुत बच्चों ने ये भी नहीं सुना होगा, तो मैं सिंपल कॉमन सा एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, इसका सबसे कॉमन और ये एग्जाम्पल है मॉस्किटो लीज। मॉस्किटो तो काटते ही है, सबको पता होगा, और ये लीज होता है, मतलब कि सर में जो जुएं होती हैं वो।
अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. What is that? Let us understand it by an example. See, when a mosquito bite, on that case, mosquito will be a parasite as it is already a parasite and that organism will be host. क्या कह रहा है यहाँ पे ये? For example, इसको मान लो किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, तो उसमें हमें पता है कि ये मॉस्किटो तो ऑलरेडी क्या है, हमारा पैरासाइट है. ठीक है, ये पैरासाइट है. लेकिन ये जो है, मतलब जिसको वो काट रहा है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा ओस्ट. इसको हम कहेंगे ओस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपको मच्छर ने काटा है, मच्छर तो हो गया पैरासाइट और आप हो गए ओस्ट. और ये सिर्फ मच्छर के केस में नहीं होता है, ये सभी के केस में होगा. जैसे कि अमरबेड हो गया पैरासाइट और जिस प्लांट पे ये लाई करेगा वो हो गया हमारा क्या, ओस्ट. ये सभी पैरासाइट्स के केस में होते हैं. उसके बाद आता है, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा, होलोजोइक. तब क्या होता है होलोजोइक? Organisms who take in whole material and break it inside the mouth or body. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पूरे मटेरियल को या पूरे फूड को पहले अंदर ले लेते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं या तो माउथ में जाके अपनी बॉडी में जाके. जैसे कि एग्जांपल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पूरा खाना खाते हैं, फिर उसको टीथ से च्यू करते हैं. मतलब कि हमने पहले पूरा मटेरियल अंदर लिया, फिर उसको ब्रेक किया. लेकिन अमीबा क्या करता है, अमीबा पहले पूरे खाने को अंदर लेता है, फिर अब उसके पास तो कोई टीथ नहीं होते ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. तो वो क्या करता है, पहले अपने सीरोपोडिया से क्या करता है, पहले पूरा खाना अंदर ले लेता है. ये तो उसका न्यूक्लियस हो गया, मान लो ये खाना है, और उसको अपनी बॉडी में ही डाइजेस्ट करता है. ठीक है, ये होगा हमारे क्या, होलोजोइक. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया अपना और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, एक मिनट. ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट. ये हेटरोट्रॉफिक में क्या आएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक, सॉरी, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स कुछ भी कह लूँ हूँ. नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रही है. द फूड वी ईट हैज टू बी डाइजेस्टेड टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट. ठीक है, अब हमने खाना तो खा लिया, अब खाना खाते हमारे अंदर एनर्जी तो आएगी नहीं ना, तो उसके लिए हमें पहले खाने को क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा. अब डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का सिंपली मीन होता है सिंप्लीफिकेशन करना. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, सिंप्लीफिकेशन करना. तो हम आपके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे सिंप्लीफिकेशन. एक मिनट. अब हम यहाँ पे करेंगे सिंप्लीफिकेशन. अब सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा सा फूड का मटेरियल है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपलर में डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये होगा सिंप्लीफिकेशन और हमारे डाइजेशन में यही होता है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये. अब हाँ, मैंने बताया था कि क्या कि फूड जाते तो हमें एनर्जी नहीं देगा, उसके लिए हमें उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा. तो हमने फूड खाया, वो न्यूट्रिएंट था, उस न्यूट्रिएंट में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट, उस न्यूट्रिशन में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिले. सी, हमें ये 5 चीज़ें मिलती हैं किसी भी फूड में. ठीक है, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल. लेकिन इसमें एक फैक्ट की बात यह है कि हमें एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ये 3 होते हैं. कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ये अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप सिंपली सिर्फ इसको याद कर लीजिए, CP एंड F. आप इसको याद करें, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन, F फॉर फैट. ठीक है, CPF ये हमें सिर्फ एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट होते हैं. बाकी विटामिन मिनरल का भी कोई काम होता होगा, ऐसी बात नहीं है कि पूरे यूज से होते होंगे, बट वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ना है. तो अब ब्रेकिंग ऑफ, अब क्या होता है, उनको ब्रेक करना होता है. अब ब्रेक करके भाई किसी में तो चेंज होंगे ना. सी, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपलर वन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, क्या होता है, अब हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होने के बाद किस में चेंज होता है, वो हमारा चेंज होता है ग्लूकोज, और सिंपली वी कैन से शुगर में चेंज होता है. और जो हमारा प्रोटीन होता है वो चेंज होता है अमीनो एसिड में. फैट होता है चेंज हमारा फैटी एसिड में. ठीक है, अब इन सबको ब्रेक करने का काम कौन करता होगा. हम जब भी कोई चीज़ ब्रेक करते हैं उसके लिए हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, कोई मशीन टाइप कुछ यूज़ करते हैं ना. अब हमारे बॉडी में कोई मशीन फिट होगी क्या, मशीन तो फिट है नहीं, लेकिन इसका फंक्शन करने वाला एक अलग चीज़ है.
जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। और इन एंजाइम्स, ये एंजाइम्स ठीक है ये, और इन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, इन एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, बायोकैटलिस्ट, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ पहले, इनको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कैटलिस्ट क्या होता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो कैटलिस्ट क्या होता है, पहले आप इतना समझ लो कि हमारे जो होते हैं ये एंजाइम से बायोकैटलिस्ट होते हैं, और यही ब्रेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इनके सिंपलर फॉर्म में। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में भी यही करते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन को भी इसी में करते हैं, और फैट को भी यही करते हैं। ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर चीजों में कन्वर्ट करते हैं। अब बायो तो हमें समझ में आ रहा है, कैटलिस्ट क्या है, सी मैं बताती हूँ कैटलिस्ट क्या है। देखो मान लो हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी। रिएक्टेंट से मतलब है केमिकल्स हैं ये, ठीक है। और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे हमारा सी। ये ए और बी और तो कोई क्या है, केमिकल्स है, और सी इनका प्रोडक्ट है। अब मान लो ये रिएक्शन करने में पूरे ले रहे हैं हमारे, सॉरी ये माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये ले रहे हैं हमारे पूरे 45 मिनट्स ले रहे हैं। मान लो हमारा रिएक्ट करने में, मतलब ये ए और बी रिएक्ट करने में, सी को बनाने में पूरे 35 मिनट्स लेते हैं। अब क्या होगा, अब हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं कि हम 35 मिनट्स तक वेट कर लें। तो हम क्या करेंगे, अब ये रिएक्ट हम कैसे करवाएंगे इनको। देखो हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो हमारा सी बनेगा, ठीक है। हमने उसमें डाल लिया अपना, ए भी डाल लिया और बी भी डाल दिया। अब हमने क्या किया, हमने एक और केमिकल लिया। वो केमिकल कौन सा होगा, वो केमिकल मान लो वो केमिकल होगा डी, और ये डी हमारा कैटलिस्ट है। अब मैं बताती हूँ कैटलिस्ट कैसे है। ये डी और कुछ है नहीं, मतलब कि कोई अलग सी चीज है नहीं, ये भी केमिकल ही है, ठीक है। हमने इसको भी क्या करा, हमने इसको भी इसमें ऐड कर दिया, हमने इस कंटेनर में डी को भी डाल दिया। और उसके बाद मान लो हमने जब उसके बाद देखा, अब इसके होने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, देखो इसके होने से हमें दो बेनिफिट हुए। क्या हुआ, एक तो जब हमने देखा जो रिएक्शन हमारे 35 मिनट्स में हो रही थी ना, अब वही रिएक्शन हमारी 20 मिनट्स में हो रही है, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन 35 मिनट्स में होगी, मान लो किसी केमिकल की रिएक्शन, तो ये जरूरी नहीं कि 20 मिनट्स में होगी। मैं आपको तो सिर्फ इमेजिनेशन करके बता रही हूँ कि वो 20 मिनट्स में हो गया रिएक्शन। मतलब कि इस कैटलिस्ट ने क्या किया, इसने हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट केमिकल्स हु इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इसको आर कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक बेनिफिट तो ये मिल गया कि इसने हमारा टाइम बचा लिया, टाइम कंज्यूम हो गया हमारा। और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ हमारा, देखो मैं बताती हूँ आपको, कर्सर, हमारा दूसरा बेनिफिट हमारा ये हुआ कि जब हमने देखा तो हमारा सी प्रोडक्ट बन तो चुका था, और इसके साथ में हमारा वो डी भी इधर ही था, अब ये कंज्यूम नहीं हुआ। ये बेनिफिट है हमारा दूसरा, कि ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब उसकी स्पीड को तो बढ़ा देता है, और खुद भी कंज्यूम नहीं होता है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, कैटलिस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये, इसलिए हम इसको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। अब डाइजेशन है, अब हम आते हैं न्यूट्रिशन। भाई जो खाना खाया, अब इसको ब्रेक होने की क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन इसको ब्रेक करता है, ये भी तो पढ़ना जरूरी है न्यूट्रिशन में हमको। तो हम पढ़ते हैं डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपली बता देती हूँ, सॉरी। हमने खाना खाया, खाना खाते हम क्या करते हैं, पहले फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं। हमने फूड चबाया, अब हमने जो फूड चबाया तो वो हमारा ओइसोफेगस या फिर हमारे फूड पाइप के थ्रू कहाँ चला गया, स्टमक में। स्टमक में उसमें कुछ रिएक्शन हुआ होगा, सॉरी उसमें कुछ रिएक्शन हुआ होगा, उस पर कुछ हुआ होगा, मतलब कि कुछ एंजाइम्स, कुछ
ऐसे एक्ट किए होंगे। उसके बाद वो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे लीवर और पेनक्रियास ने भी कुछ ना कुछ सिक्रेट किया होगा। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जो बचेगा लास्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या करता है उसके बाद, वेस्ट प्रोडक्ट हमने बॉडी में तो रखेंगे नहीं ना, इसलिए हम उसके एनएस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। देखो पहले ये वाली प्रोसेस पढ़ लेते हैं। फूड इज क्रश्ड विद टीथ एंड एक्टेड ऑन बाय सलाइवा। हमने खाना खाया, अब हमारे मुंह में ना एक वाटरी लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा, ठीक है। अब क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारी टंग क्या काम करती है, हमारी टंग उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करवाती है। क्यों मिक्स करवाती है, देखो हमारा जो सलाइवा होता है ना, उसमें वो कौन सीक्रेट करता है, हमारा सलाइवा सीक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड। हमारे मुंह के अंदर जो भी ये दिखता है ना आपको लाइनिंग, ये सलाइवरी ग्लैंड होता है और यही इस लिक्विड सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। अब इसमें मिक्स करने का क्यों किया होगा इसने हमारा मिक्स, ठीक है, ये हम देखते हैं कि इसने क्यों मिक्स किया हमारा। अब ये है सेकंड वाला, देखो ये मिक्स इसलिए किया क्योंकि हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमिलेज, ठीक है, सलाइवरी एमिलेज प्रेजेंट होता है। अब इस एंजाइम क्या करते हैं, मैंने बताया था अभी कि हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में चेंज कर देते हैं। तो ये भी कुछ ना कुछ करेगा ही ऐसा। तो ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ये उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। हमारा फूड आया, सलाइवा में मिक्स हुआ जो कि सलाइवरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया था। उस सलाइवा में हमारे एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज, वो क्या करता है, वो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको ग्लूकोज और शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो भाई, हमारा कार्बोहाइड्रेट तो यहीं पे डाइजेस्ट हो गया। अब जो अंदर जाएगा वो हमारा ग्लूकोज होगा या फिर शुगर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारा फूड जाएगा ओइसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में। अब ओइसोफेगस क्या होता है, ओइसोफेगस और कुछ नहीं है, ये जस्ट एक सिंपली वर्ड है, मतलब सेकंड वर्ड है ये होता है हमारा फूड पाइप, मतलब जिससे हमारा खाना अंदर जाता है स्टमक में, ठीक है। हमारा फूड पाइप क्या होता है, एक स्मूथ सी लाइनिंग होती है फूड पाइप की, ठीक है। अब हमारा फूड पाइप जो होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, मतलब वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो कभी रुकता नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि हमारा ये ओइसोफेगस करता है, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है। और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक कहते हैं हम इस प्रोसेस को। The rhythmic contraction of the oesophagus or food pipe is called peristaltic, ठीक है। अब पेरिस्टाल्टिक क्यों हो रही है, अब इसके होने का भी कोई ना कोई रीजन होता होगा ना। देखो हमारे बॉडी में जितना भी मूवमेंट है, कुछ भी होता है, वो किसी न किसी रीजन से होता ही है, कोई बिना रीजन के नहीं होता है। तो अभी इस मूवमेंट का पता क्या रीजन है, इस मूवमेंट का रीजन है ताकि इस फूड को वो आगे की डायरेक्शन में पुश कर सके स्टमक में जाने के लिए, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, फूड हमारे ओइसोफेगस से जा रहा है, हमारे ओइसोफेगस में एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रिदमिक, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक कहते हैं। अब वो हो रहा है ताकि हमारा फूड जो है वो आगे की डायरेक्शन में, स्टमक की डायरेक्शन में आगे को जा सके। अब हम आगे जाते हैं, हमारा फूड चला गया कहाँ, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में। क्या होता है हमारे पेट में जाके, हमारे पेट में ना, हमारे पेट की लाइनिंग में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो ग्लैंड क्या होता है, हमारा ग्लैंड, वो उस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब वो भी कुछ ना कुछ सिक्रेट ही करेगा भाई, ग्लैंड है, जितने भी ग्लैंड होते हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते ही हैं। जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट कर रहा था, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। 3 गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है एक्चुअली। कौन कौन से, पहला हो गया HCl, एंड दूसरा हो गया हमारा म्यूकस, तीसरा हो गया हमारा HCl, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि हमारा जो पेप्सिन होता है ये एक एंजाइम होता है। देखो मैंने भी लिखा था ये, हाँ ये देखो, पेप्सिन इज एन एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम एसिडिक फूड। हाँ अब देखो ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अब इसने कंडीशन रखी भाई
कि मैं अगर प्रोटीन डाइजेस्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक फूड से, ठीक है। अब हम जो खाना खाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार एसिडिक हो। हमने लेमन जूस पिया तो वो अलग बात है, वो एसिडिक है, ठीक है। लेकिन हर बार हमारा फूड एसिडिक नहीं होता है ना, तो हर बार अगर फूड एसिडिक नहीं होगा तो पेप्सिन जो होगा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं करेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसमें हमारे स्टमक ने क्या किया, हमारे स्टमक ने बड़ी चालाकी दिखाई। इसने पहले से हमारे पेट में एसिड रख दिया। कौन सा एसिड रखा, एसिड रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोचो कितना पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अब ये भी बताऊंगी कि हमें हार्मफुल क्यों नहीं होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं पहले कि एसिड इतना इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि किसी मेटल को भी बर्न कर सकता है। ये जिस भी चीज़ को बर्न करेगा, सॉरी जिस भी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा या फिर टच करेगा, ये उसी चीज़ को बर्न कर देगा। तब ये हमें हार्म क्यों नहीं करता है, वो भी बताएंगे। देखो पेप्सिन तो क्या, अब हमारे स्टमक में फूड आ रहा, फूड में एसिड प्रेजेंट था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो गैस्ट्रिक जूस ने रिलीज किया था, हमारे फूड में मिक्स होकर वो क्या हो गया, हमारा फूड एसिडिक हो गया। अब फूड एसिडिक हो गया, हमारे पेप्सिन की कंडीशन भी पूरी हो गई। पेप्सिन ने क्या किया, उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे HCl के दो फंक्शन होते हैं, क्या कि एक तो वो क्या करता है, हमारा जो फूड होता है उसको एसिडिक बनाता है, और दूसरा पता है क्या करता है वो, इट किल द जर्म्स दैट माइट हैड एंटर फ्रॉम आवर फूड, ठीक है, थ्रू आवर फूड। क्या करता है, हमारे फूड में जो हम खाना खाते हैं कभी कभार, उसमें कुछ जर्म्स, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जिसको भी हम खा लेते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो हमारा HCl क्या काम करता है, हमारा HCl जब उसमें मिक्स होता है तो फूड को एसिडिक तो बनाता ही है, साथ में उन जर्म्स को भी किल कर देता है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन का टाइम है कि क्वेश्चन क्या था आपका कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमें हार्म क्यों नहीं करता है। देखो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन कि व्हाई डजंट आवर स्टमक गेट डाइजेस्टेड, हमारा स्टमक क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता जब हमारे पेट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पेट में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये है इसमें तो इतना पतला दिखेगा ही नहीं, मैं ये यूज कर लेती हूँ। ये है हमारा स्टमक, ठीक है, ये रहा हमारा स्टमक, और ये रहा देखो हमारा फूड पाइप, इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप। इससे हमारा खाना यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ का हमारे स्टमक पे चला गया, ठीक है। अब स्टमक में आ गया हमारे खाना। अब देखो क्या हुआ, ये जो येलो येलो चीज़ है ना, ये एक्चुअली हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका वो होता तो ट्रांसपेरेंट और वाइट होता है, लेकिन वो हल्का हल्का येलोइश भी होता है। देखो बीच में वाइट और साइड साइड में येलो हो रखा है ना ये। अब क्या होता है, ये हमारे पेट में प्रेजेंट है। अब हमारे पेट को ये हार्म कर सकता है वैसे, लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमारे पेट में एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। देखो ये जो आपको वाइट वाइट दिख रही है ना, ये वो लाइनिंग है। ये देखो इस साइड में आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये वो लाइनिंग है, और इस लाइनिंग को ही हम क्या कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस होता है ये। देखो ये म्यूकस क्यों होता है, ये म्यूकस एक लाइनिंग होती है जो हमारे स्टमक में के साइड में प्रेजेंट होती है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, हमारे स्टमक से टच होने में बचाता है। और ये इन दोनों के बीच में होता है, जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये म्यूकस है, और ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में होता है ताकि ये इस स्टमक से हमारे लाइनिंग को प्रेजेंट कर सके, स्टमक को, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, ये इसलिए हमारा ये स्टमक बच जाता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब आगे हमारा फूड जो है ना वो जाएगा कहाँ। अब देखो यहाँ पे हमारा पेप्सिन जो है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट ऊपर डाइजेस्ट हो गया था, हमारा धीरे धीरे हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो, द फूड गोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये एक ऐसी साइट होती है हमारी बॉडी में जहाँ पे हमारा डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन भी कहते हैं। फूड जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया, हमारा जो लीवर और जो पैंक्रियाज जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में प्रेजेंट होते हैं, वो सिक्रेट करते हैं अपने अपने जूस, ठीक है। क्या सिक्रेट करते हैं, हमारा जो लीवर होता है वो बाइल सॉल्ट सिक्रेट करता है और बाइल जूस सिक्रेट करता है।
हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, वो दो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, एक तो सॉरी वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं, देखो वो सिक्रेट करते हैं, एक तो हमारा लिपेज, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है यार। एक तो वो सिक्रेट करते हैं हमारा लिपेज, और दूसरा वो सिक्रेट करते हैं हमारा क्या, ट्रिप्सिन। अब ये दोनों ही एंजाइम है। सी, अब पहले क्या सिक्रेट हुआ था हमारा, हमारे जो स्टमक में जो सॉरी इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड आया वो कैसा है, एसिडिक, क्योंकि हमारे स्टमक में फूड क्या हो गया था, एसिडिक। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड आया। अब यहाँ पे जैसे हमारी पेप्सिन की कंडीशन थी ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे किसकी कंडीशन है, हमारी कंडीशन है यहाँ पे लिपेज की। लिपेज की क्या कंडीशन है कि वो क्या करता है हमारे लिपेज, पर इसका फंक्शन जान लो कि हमारा लिपेज क्या करता है, हमारा फैट डाइजेस्ट करता है, विच सिंथेसाइज फैट। अब इसकी कंडीशन ये है कि मैं तो सिर्फ एल्कली फूड में से फैट सिंथेसाइज करूंगा। एल्कली क्या होता है, बेसिक होता है नॉर्मली, तो देखिए उस बेस, ठीक है बेसिक ही होता है वैसे नॉर्मली, ठीक है। अब क्या होगा, वो ये काम करता है हमारा बाइल जूस, जैसे हमारा फूड एंटर किया, वो एसिडिक फूड था, उस एसिडिक फूड में ये बाइल जूस मिक्स हुआ और उसने फूड को क्या बना दिया, बेसिक बना दिया या फिर एल्कली बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाइल सॉल्ट, हमें बाइल जूस का फंक्शन ठीक है समझ में आ गया। अब इसने एक और चीज भी तो करी थी, बाइल सॉल्ट। अब ये क्या है बाइल सॉल्ट भाई, देखो बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं जितने बड़े बड़े होते हैं, डाइजेस्ट तो उसको लिपेज करेगा, लेकिन जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है फैट का, ये उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, छोटा कर देता है, मतलब उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ताकि ये जो लिपेज है वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। हमें बाइल सॉल्ट का भी फंक्शन समझ में आ गया, बाइल जूस का भी समझ में आ गया। अब देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन। पैनक्रियाटिक जूस में हमारी दो चीजें थी, क्या थी, दो एंजाइम थे, ट्रिप्सिन और लिपेज। अब ट्रिप्सिन भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, जो प्रोटीन हमारे पेप्सिन ने डाइजेस्ट किया था, अब उसको ट्रिप्सिन क्या करेगा, और अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिपेज क्या करेगा। अब लिपेज को क्या चाहिए था, एल्कली फूड, एल्कली फूड कर दिया किसने, बाइल जूस ने, अब वो फूड एल्कली हो गया। अब ये कह रहा है कि हाँ अब मैं डाइजेस्ट कर दूंगा फैट को, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब लिपेज ने अपना फैट भी डाइजेस्ट कर दिया, इजीली करा क्योंकि बाइल सॉल्ट ने उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया, देखो बाइल जूस मेक्स फूड एल्कली बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट ओनली एल्कली फूड एंड बाइल सॉल्ट ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स। इसलिए तो देखो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट भी आता है, तो हमारे मुंह में ही हो गया था डाइजेस्ट, प्रोटीन भी पेप्सिन और ट्रिप्सिन ने डाइजेस्ट कर दिया, फैट भी हमारा किसने डाइजेस्ट कर दिया, लिपेज ने कर दिया। अब हमारे चारों तो भाई तीनों तो हमारे इधर ही हो गए, मतलब साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब यहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन की साइट कहा जाता है। अब हम देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये है देखो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ना इसके, ये ऐसे, ये है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको विलाय कहते हैं। मैं दिखाती हूँ देखो, विलाय कैसे होते हैं, देखो हमारे विलाय ना कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं हमारे इंटेस्टाइन का। क्यों, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, इससे हमारे वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं हमारे डाइजेशन के लिए, ताकि हमारा डाइजेशन ज्यादा सरफेस एरिया में हो और इजीली हो सके, ठीक है। ये आई होप क्लियर होगा अभी तक। आगे देखते हैं, आगे ये कह रहे हैं, अब खाना हमारा कहाँ जाएगा, मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद देखो क्या होता है, अब जो हमारा फूड है उसमें सारे तो हमारे क्या हो गए, वो डाइजेस्ट हो गए, जितने भी वो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे। अब हमारे फूड में बचा वाटर और सॉल्ट, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी वही काम होगा। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, फूड जो है वो अनएब्जॉर्ब था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्या एब्जॉर्ब करा, उसमें से वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अनएब्जॉर्ब फूड बचा ना वो हमारा वेस्ट मटेरियल है। तो वो क्या होगा देखो, एंड देन फाइनली वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू एनएस, वो एनएस के थ्रू रिमूव हो गया।
आपको दिखाते हैं, देखो ये देखो कितने मजे में, पता नहीं क्या क्या अंडे संडे खा रही है। ये देखो आधा गिर रहा है, यहाँ से आधा गिर रहा है, आधा प्लेट में खा रही है, चम्मच यहाँ पे तब भी देख प्लेट में रही है। खैर आगे देखते हैं। अब हमारे डाइजेशन में ना 5 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। अब ये क्या क्या है मैं बताती हूँ। इंजेशन, जब हम खाना अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन तो हमने पढ़ ही लिया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड और ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस। उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन ने किया वही तो है हमारा एब्जॉर्प्शन, कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसमें सॉल्ट और वाटर। और उसके बाद क्या हुआ देखो, जो भी हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ वो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे एलिमेंट्री कैनल में रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो क्या होगा, वो जो जितने हमारे डाइजेस्टेड वो न्यूट्रिएंट्स थे और जितना ही हमारा वाटर और सॉल्ट है, अब ये क्या करेगा, ये सब हमारे ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में मिक्स होके वो हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट्स में मतलब हर बॉडी पार्ट में जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी, और सेल्स में चला जाएगा ताकि उससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। अभी हमारी सिर्फ वो डाइजेस्ट हुए, अभी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है देखो, जो हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड है, अब मैं यही चीज़ है यहाँ पे देखो, जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू सेल्स में गया, सेल्स ने क्या किया, वहां से एनर्जी बनाई, इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। फाइन। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन तो भाई जो मैंने बताया, जो एनस के थ्रू हमारा वेस्ट मटेरियल निकलना था, वो ये हमारा एक्सक्रीशन। अब आते हैं हम रेस्पिरेशन पे। ये देखो क्या है, क्या बोल रहा है ये हमें, ये बोल रहा है हमें जस्ट ब्रीथ, सिर्फ सांस लो। अरे देखो इसने बोला, अरे कितने अच्छे से सांस ले रहा है, ये देखो ड्रैगन भी सांस ले रहे भाई, ड्रैगन ये सांस का मार्क ज्यादा लग रही है। खैर ड्रैगन सब तो रहे नहीं, रहे हैं कहीं कहीं, ऐसी बात नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो गए। पढ़ते हैं आगे, ड्रैगन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। देखो क्या है एक्चुअली रेस्पिरेशन है क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अब जब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स थे ना, अब क्या है, हमें उनसे एनर्जी रिलीज करनी है, तब उनको ब्रेक करके हम उसमें से एनर्जी रिलीज करेंगे। और उसको ब्रेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगी ना तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अच्छा, सब बोलते हैं कि अगर सांस ना लो तो इंसान मर जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि जब हम सांस नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ना, उसको ब्रेक होने के लिए मिलेगा नहीं, सिर्फ वो ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा मतलब कैसे? क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो भाई इंसान तो गया, इंसान तो भाई भगवान के पास गया। खैर ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है हमारी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, अब हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। क्या होता है हमारा रेस्पिरेशन? A process in living organisms involving the production of energy, typically with the intake of oxygen and the release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance। क्या बोला अब इसने, इतना लंबा चौड़ा हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, क्या मतलब है इसका? सी, जब एक ऐसी प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कि जिसमें वो क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन अंदर लेता है। ऑक्सीजन अंदर क्यों ले रहा है, वो देखो वो क्या कर रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन हमारे क्या कर रहा है, वो अंदर ले रहे हैं। एक मिनट जरा, ये मैं इसे मार्कर ले लूं। उसमें क्या कर रहा है, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग ही होती है, एक तरह से हम रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कह सकते हैं। क्योंकि उसमें ब्रीथ करता है इंसान, क्या ब्रीथ करता है, ऑक्सीजन ब्रीथ करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है हमारी उसमें बॉडी में, लेकिन वो क्या करता है, वो आउट हो जाती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, सी क्या होता है हमारे इसमें, हमने ऑक्सीजन अंदर ली और रिलीज करी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया हमने। अब उसको रिलीज करने के बाद पता है क्या हुआ,
एंड रिलीज CO2 फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब हमने तो ऑक्सीजन ली थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी तो सही, लेकिन अब वो बाहर कैसे आई? हमारी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर है ना, सेपरेट कैसे हुई होंगी वो? देखो तो यहाँ पे ऐसा हुआ कुछ कि हमारा जो कार्बन, ये जो है हमारा ग्लूकोज जो था C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज ही तो है, इसमें जब हमने ऑक्सीजन ली वो इसमें ऐड हो गई। उसमें ऐड होने के बाद क्या हुआ, इसमें ये देखो, सॉरी, उसमें जो हमारी ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसमें हमारा बना क्या क्या, H2O बन गया, CO2 बन गया और एनर्जी बन गया। एनर्जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कैसे एनर्जी बनी, कैसे बन गई एनर्जी, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसमें CO2 बना जो कि हमने क्या कर दिया, एक्सेल कर दिया, ठीक है। और H2O तो भाई हम कहीं एक्सेल नहीं करेंगे इसको, ये हमारे काम आएगा भी आगे एक्सक्रीशन में, वैसे भी काम आता है हमारे, ठीक है। ये सब हो गया। C6H12, इसमें क्या हुआ, ये कैसे हुआ? इसमें जब हमारी इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हुई ना, तो हमारा ग्लूकोज ब्रेक हो गया और उसके ब्रेक होने से हमें ये मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं आगे। When the blood takes glucose to the cells of the body, then a red pigment, hemoglobin, carries O2 that we inhale to the cells to produce energy. क्या कह रहा है ये कि जब जो ब्लड होता है वो ग्लूकोज लेके जाता है सेल्स तक। मैंने बताया था कि जब वो ग्लूकोज हमारा डाइजेस्ट हो गया था, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड से हमारे हर जगह, मतलब हर सेल में पहुंचा देता है, ठीक है। तब क्या होगा, हमारा ग्लूकोज तो पहुंच गया, अब उससे एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें किसकी नीड है, O2 की, मतलब ऑक्सीजन की, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। वहां पे देखो O2 इसमें ऐड हुआ तभी तो हमें एनर्जी मिली। तो हमें O2 कहाँ से मिलेगी, हमने सांस तो ले ली, अब जरूरी थोड़ा है कि भाई वो इतनी सी जगह से हमने सांस ली तो पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगी। एक मिनट इसको पहले रिवेस्ट कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब वो सांस लिया, अब उस सांस को हमारे बॉडी के हर सेल में पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम बचपन से पढ़ते हैं, मतलब बचपन से भी नहीं, 5th 6th 7th 8th क्लास से पढ़ रहे हैं इसकी हीमोग्लोबिन को। तो ये हमें पता है सबको कि एक रेड पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। अब ये उस ग्लूकोज के पास पहुंचा देगा जहाँ जहाँ हमारा ग्लूकोज था, हमारी ऑक्सीजन चली जाएगी, हमारा ये सब प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारी एनर्जी भी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, अब देखो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो कैसे रही है। एक मिनट में पर इसको जूम कर लेते हैं, इजी होगा पढ़ने में। हम्म देखो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज डन थ्रू वेरियस पाथवे। क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है ना वो 6 कार्बन होता है। 6 कार्बन कैसे, अभी हमने पढ़ा कि वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। तो वो तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है उस टाइम तक। जब वो ब्रेक होता है ना, तो वो ब्रेक होने के बाद क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब था तो हम उसको ग्लूकोज बोल रहे थे। अब 3 कार्बन हो गया है तो वो हमारा पायरुवेट बन गया है। और ये सारा जो काम होता है ना हमारा, ये सब होता है कहाँ, हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। देखो नीचे पढ़ सकते हैं हम, in the very first stage, the glucose, which is a 6 कार्बन molecule, is breaks into pyruvate, which is a 3 कार्बन molecule in the cytoplasm. ठीक है, पहले तो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ब्रेक होने के बाद वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाता है। और इसी ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोलाइसिस। सी ये रहा, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोलाइसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोलाइसिस, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ना, 3 कंडीशन में होता है। क्या क्या 3 कंडीशन होती है इसमें। अब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या क्या जरूरत थी, किस चीज़ की, ज़्यादा किसी की नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत थी। हाँ, इतना भी याद नहीं, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ठीक है। अब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की ही कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है उसको ब्रेक करने की। क्या, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि सफिशिएंटली ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन है ही पूरी गायब। तीसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन है बट कम क्वांटिटी में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा कहाँ होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले हम ये पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा क्या क्या बनता है,
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा बनता है ये, मैंने बताया था ये वही चीजें बन रही हैं, देखो जो यहाँ पे बन रही थी हमारी, ये H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये यहाँ पे भी वही चीजें बन रही है, देखो CO2 प्लस वाटर H2O, वही बात हुई एनर्जी। ये तो हमारे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है कि हमारे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये बन गया। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन से हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है, ये होती है हमारे ह्यूमंस की सेल्स में। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों होगी हमारी? लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी जब हम बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो कि जब हम हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं तब होता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्यों होता है उससे हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन? क्योंकि जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं ना तो उससे हमारे सेल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि उनको भी फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमें एनर्जी की नीड है, तो भाई ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है हमें, तो इसलिए हमारे सेल्स भी रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और उस टाइम जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी ये चीजें बनती हैं, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब आपको ये याद करने की मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि L फॉर लैक्टिक एसिड हो गया और L फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो हमारा लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन हमारी बचती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन भाई है ही नहीं तो ये किस में होता है? ये होता है हमारे यीस्ट में, मतलब ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि एयर की एब्सेंस में हो रही है। और एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों सी जो हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। आगे देखते हैं, जब हमारी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तब क्या क्या बनता है? तब हमारा बनता है एथेनॉल, और एथेनॉल के साथ साथ क्या क्या बनता है? हमारा CO2 बनता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तब हमारा बनता है एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम तो जैसे ये तो पढ़ रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है, तो वो ऑक्सीजन फॉर्म हो कहाँ रही है? क्या है वो? सॉरी, एनर्जी फॉर्म हो रही है, बोल दिया, सॉरी। एनर्जी फॉर्म हो रही है, एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो वो एनर्जी है कि किसी तो फॉर्म में होगी ना वो एनर्जी। तो वो एनर्जी होती है हमारी ATP की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये ATP हमारी तब बनती है जब हमारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। उससे पहले ये हमारी क्या होती है? उससे पहले होती है ये हमारी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे फॉस्फेट क्या है? डाइफॉस्फेट। देखो एडेनोसाइन तो है, नाम है हमारे यहाँ पे, लेकिन ये जो ADP है, ए फॉर हो गया हमारा एडेनोसाइन, D फॉर हो गया हमारा डाई, मतलब क्या मतलब हुआ हमारे डाई का? इसका मतलब हुआ हमारा 2, ठीक है। और D हो गया। अब फोस्फेट का मतलब क्या होता है हमारा? फोस्फेट, ओह सॉरी, तो पता नहीं जिराफ जैसा बना है मेरा, खैर ये होता है हमारा फोस्फेट, ठीक है। और इस कर देती हूँ, फोस्फेट होता है। देखो मैं बताती हूँ क्या हो रहा होता है। हमारी बॉडी में भी पहले से क्या प्रेजेंट है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट है अभी क्या? ADP प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एक जो फोस्फोरस होता है ना, वो हमारे सेल में ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ यहाँ पे 2 फोस्फोरस उससे ऐड है, लेकिन एक फोस्फोरस हमारा ऐसे ही होता है। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है वैसे तो, सॉरी आई थिंक ऑर्गेनिक ही होता है, हाँ इनऑर्गेनिक होता है, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा जब हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई होती है ना, वो इस ATP में आके क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे हमारी एनर्जी ऐड हो गई ना, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो ये फोस्फेरस होता है, मैं बताती हूँ, the energy released during respiration is used to make an ATP molecule from ADP and an inorganic phosphate। क्या होता है कि जब एनर्जी हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज हुई होती है ना, ग्लूकोज में ऑक्सीजन ब्रेकडाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई होती है, वो एनर्जी हमारी ADP से ATP बनाने में यूज हो जाती है। कैसे यूज होती है? ये एनर्जी क्या करती है? ये जो फोस्फेट होता है हमारा इनऑर्गेनिक फोस्फेट, जो सिंगल लाई कर रहा होता है, वो जाके इस ADP में ऐड हो जाता है। ADP में ऐड होने के बाद वो बन जाता है हमारा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हमारे यहाँ पे फोस्फेट बन गया। उसके बाद क्या होता है, जब हमें कभी एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो उसके बाद ये जो हमारा फोस्फोरस होता है, ये बाद में फिर से हमारा क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। फिर से वो हमारा क्या बन जाता है? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट।
फिर वही प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई, उसने क्या किया, इस एडीपी में एक और फॉस्फोरस ऐड कर दिया, वो एटीपी बन गया। जब एनर्जी की नीड है तो वो फिर से उसमें पी हट गया, फिर से वो एडीपी हो गया। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। सेम यही काम हमारी बॉडी में होता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे ह्यूमंस में होता है, वो कौन करता है? वो ब्लड करता है। वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में? वो ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीज़ें वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अब हमारा ब्लड जो है फ्लूइड है, और उसको भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा ना। अब क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी में, वो हार्ट करता है। तो चलो हार्ट के बारे में पढ़ते। देखो ये लिखा तो है ना, ब्लड इज पम्प्ड टू द होल बॉडी बाय द हार्ट। ठीक है, बॉडी हार्ट, सॉरी यहाँ पे बाय भी आएगा। थोड़ी टाइपिंग, एक्चुअली नोट्स मैंने खुद बनाए हैं ना, बहुत मेहनत करके बनाया है। सच बताऊँ तो पूरा दिन लगा है मुझे बनाने में, और बहुत मेहनत की है मैंने इसमें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है ये मेरी। यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट हार्ट इन डिटेल। ठीक है, हम पहले इसको जूम कर लेते हैं। हार्ट, फाइन, इतना बहुत आई थिंक। अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हमारे हार्ट में ना डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो हमारा ये चैम्बर हो गया, ठीक है। एक चैम्बर हमारा ये हो गया, और सेम हमारे चैम्बर्स दो ये रहे, एक ये है और एक ये रहा। तो हमारे कितने चाहिए? हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। अब ठीक है, हमें 4 चैम्बर्स क्यों होते हैं? देखो, हमारे 4 चैम्बर्स इसीलिए होते हैं ताकि हमारे जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, मतलब हमारा जो प्योर ब्लड है और जो हमारा इम्प्योर ब्लड है ना, ये उनको मिक्स ना करवा सके। देखो ये है हमारा प्योर ब्लड और ये है हमारा इम्प्योर ब्लड, ताकि हमारा जो ब्लड है वो मिक्स ना हो। ठीक है, इसलिए हमारे चैम्बर्स होते हैं। अब आप देखोगे कि इसमें सी कहा गया कर सके, यहाँ ये देखो, मैं पहले पेन ले लेती हूँ। हम्म, हाँ तो इसमें क्या कहते हैं पहले। हाँ तो देखो, ये जो है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम क्यों कहते हैं हम इसको? देखो ये एक वॉल होती है हमारे चैम्बर्स के बीच में, सब में होती है। देखो क्यों होती है वॉल? ताकि ये हमारे प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से बचा सके, ठीक है। इसको हम डिवाइडिंग वॉल भी कहते हैं। अब मैं बताती हूँ, 4 चैम्बर्स के ना अपने अपने नाम होते हैं। मैं आपको पहले कॉमन चीज़ बता देती हूँ। एक बहुत ही मतलब नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है कि हमारा जो प्योर ब्लड होता है ना, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, ठीक है। ये बात अब हम हमेशा ही याद रखना कि हमारा जो प्योर ब्लड होता है वो हमेशा हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है वो हमेशा हमारे हार्ट के राइट साइड में होता है। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड कैरी करने वाली वेसल्स होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स, ठीक है। मतलब जितना भी हमारा बॉडी में जितने भी इम्प्योर ब्लड आ रहा है, मतलब लाया जा रहा है, वो मैं बताऊंगी भी कि लाया जा रहा है या आया जा रहा है, जो भी है वो सब वेन्स करती है। मतलब इम्प्योर ब्लड हमारे वेन्स में होता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे आर्टरीज में होता है, ठीक है। अब मैं आपको सब क्लियर करूंगी। देखो, हमारे हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर्स हैं। ये हमारे हार्ट के हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। हमारे हार्ट के राइट साइड में हमेशा क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। ये तो आपको याद ही रखना, और बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें कंफ्यूजन हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है ना, देखो हमारे हार्ट में, ये मैंने बताया हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं,
उसके बाद देखो क्या होता है, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, ये पूरी बॉडी से लाया जाता है, ठीक है, ये पूरी बॉडी से यहाँ से एंटर कर सकता है। पहले मैं ये सब रेस कर देता हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, एक मिनट। अब ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, इसके लिए ये वाला highlight ठीक है। हमारी बॉडी में हमारे जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, ये हमेशा हमारी बॉडी टू हार्ट लाया जाता है, हार्ट टू बॉडी नहीं दिया जाएगा। हमारा हार्ट पूरी बॉडी में इम्प्योर ब्लड थोड़ी ना एक्सपोर्ट करेगा। तो हम जो इम्प्योर ब्लड आता है ना, वो हमारी पूरी बॉडी से हार्ट आता है, फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। तो हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ से भी एंटर कर सकता है, और हमारा इम्प्योर ब्लड यहाँ से भी एंटर कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो करेगा, हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो हमेशा राइट साइड में ही एंटर करेगा। और जो हमारा इम्प्योर ब्लड होगा वो सबसे पहले किस में एंटर करेगा, राइट आर्ट्रियम। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो ये जो हार्ट होता है ना, इसको ऐसे देखा जाए तो ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं आर्ट्रियम, ये आर्ट्रियम, ठीक है। और नीचे वाले हार्ट का जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट राइट, इस लेफ्ट वाला जहाँ प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड के साइड जो लोअर वाला पार्ट होता है, मतलब लेफ्ट साइड में जो लोअर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट प्योर ब्लड में जो प्योर ब्लड में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, मतलब लेफ्ट साइड में जो अपर पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। सेम ऑन द अपोजिट साइड, राइट में जो अपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं राइट आर्ट्रियम। और उसके नीचे वाला पार्ट, मतलब राइट साइड के नीचे वाला पोर्शन को हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ये याद रखना, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला पार्ट आर्ट्रियम। राइट साइड का अपर पार्ट हो गया राइट आर्ट्रियम, राइट साइड का लोअर पार्ट हो गया राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड का अपर पार्ट हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट पार्ट का लोअर पार्ट हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। प्योर साइड हमेशा लेफ्ट साइड, सॉरी प्योर ब्लड हमेशा लेफ्ट साइड, और प्योर इम्प्योर ब्लड हमेशा सारा राइट साइड, ठीक है। हमारा जो इम्प्योर ब्लड आया पूरी बॉडी से, वो हमारे यहाँ से एंटर कर दिया, ठीक है। कहाँ कहाँ से, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, लोअर बॉडी से या अपर बॉडी से, ठीक है। हमेशा वेना केवा से हमारा इम्प्योर ब्लड क्या करेगा, एंटर करेगा। एंटर करके हमारा ब्लड सबसे पहले एंटर करेगा हमारा राइट आर्ट्रियम से। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे राइट आर्ट्रियम में ब्लड आने से पहले जो हमारा राइट आर्ट्रियम था ना, वो रिलैक्स कर रहा था, मतलब रिलैक्स था। जैसे इसमें ब्लड हुआ ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ, ताकि जो हमारा ब्लड है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ब्लड हमारा दूसरे वाले उसमें चैम्बर में भेज सके, ठीक है। मतलब ब्लड आने से पहले कोई भी चैम्बर हो, जरूरी नहीं है कि वो राइट आर्ट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल ही हो, चारों चैम्बर में से कोई भी चैम्बर जो होता है, ब्लड आने से पहले वो रिलैक्स होता है, मतलब रिलैक्स होता है, नॉर्मली होता है। जैसे उसमें ब्लड एंटर करता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि वो उस ब्लड को नेक्स्ट चैम्बर में भेज सके, ठीक है। राइट आर्ट्रियम रिलैक्स था, ब्लड आया कॉन्ट्रैक्ट हो गया राइट आर्ट्रियम से, फिर वो गया कहाँ पे, फिर रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हम्म। अब राइट आर्ट्रियम से वो कहाँ चला गया, राइट आर्ट्रियम से वो ब्लड चला गया हमारे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल भी ब्लड आने से पहले रिलैक्स था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इसने कॉन्ट्रैक्ट आने से पहले ये ब्लड हमारा यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब वो ब्लड कहाँ गया हमारा, वो ब्लड गया हमारा कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी। अभी तो मैंने आपको, अब आप सोच रहे होंगे, मैंने बताया था कि आर्टरी तो प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये तो इम्प्योर है। तो ये हम अभी आगे बताएंगे, देखिए आगे टॉपिक है ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन, ये बताएंगे अभी। तो ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये हार्ट से कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा हमारे कहाँ, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या करता है, लंग्स हमारे क्या करते हैं, वो इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं, प्योर बना देते हैं। अब होगी उसकी भी कोई प्रोसेस, फिलहाल हमें वो नहीं पढ़नी है, आगे जाके पढ़ेंगे हमारे क्लास में कि कैसे प्रोसेस करता है वो, ठीक है। तो लंग्स में जाएगा, लंग्स क्या करेगा, उस ब्लड को प्योर कर देगा, ठीक है। अब प्योर करने के बाद ये लंग्स में हमने जो ब्लड भेजा था, अब वो ब्लड प्योर होकर क्या होगा, वापस से हमारे हार्ट में आएगा। वो हार्ट में हमारे यहाँ से भी एंटर कर सकता है और यहाँ से भी एंटर कर सकता है। सेम फिर वही बात की, रिलैक्स था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये यहाँ पे चला गया ब्लड, ये रिलैक्स था, ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये ब्लड हमारे कहाँ चला गया, ये ब्लड चला गया हमारे यहाँ से
यहाँ ऑल्ट्रा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पंप हो गया फिर ये, ठीक है। ये ऑल्ट्रा है, ये वेना केवा है, ये वेना केवा फॉर अपर बॉडी, ये वेना केवा फॉर लोअर बॉडी, ठीक है। ये ऑल्ट्रा हो गया। ये ब्लड हमारे दोनों डायरेक्शन में जाता है, एक इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, एक इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, लेकिन जाएगा ये लंग्स ही, लेकिन अलग अलग से जा रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पहले जो हमारा इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से आता है, ये याद रखना, हार्ट से बॉडी में नहीं जाता हमारा इम्प्योर ब्लड। हमारा इम्प्योर ब्लड हमेशा पूरी बॉडी से हार्ट में आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, ठीक है। वो राइट आर्टरियम में जाएगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो पंप होकर हमारे लंग्स में चला जाएगा, फिर वही ब्लड प्योर होकर वापस से हार्ट में आएगा। हार्ट में आने के बाद वो क्या करेगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑल्ट्रा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में। ये रहा हमारा ऑल्ट्रा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेप्टम ये वॉल लगी होती है, ताकि क्या हमारे मिक्स ना हो पाए ये। अब आप सोच, हाँ, अब यहाँ पे ये देखो, ये है ना पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताती हूँ। देखो पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी। देखो सारी आर्टरी जो होती है ना, ये बात तो आपको हमेशा रट के रख लेनी है, अपने दिमाग में छाप के रख लेनी है कि आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। वेन्स हमेशा हमारी बॉडी से हार्ट में जाती है, क्यों? क्योंकि वेन्स हमारी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और इम्प्योर ब्लड हमेशा हमारी पूरी बॉडी से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है। अब आर्टरीज क्या करती है, हमारी प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और ये हमारे हमेशा कहाँ जाती है, हार्ट से बॉडी में। अब आप लोग आगे इंटेलिजेंट हो, आपको पता ही चल गया होगा कि हमारी आर्टरीज हार्ट से बॉडी में क्यों जाते हैं, क्योंकि प्योर ब्लड कैरी करते हैं, प्योर ब्लड की नीड हमारी बॉडी में होती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स का जो फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है हमारे लंग्स में, ठीक है। हमारे हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड आया वेन्स के थ्रू, अब वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पता है लंग्स में चला जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि हमारा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है भाई। इसने देखो अपने लाइन चेंज कर ली, जैसे कुछ बच्चे करते हैं ना कि करते सिविल से हैं बट नेक्स्ट लाइन वो सीएस ले लेते हैं, कुछ बच्चे से करते हैं ना। तो इसने भी वही किया, इसने अपनी लाइन ही चेंज कर दी, ये हार्ट से लंग्स में इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है। सेम यही काम भाई यहाँ वेन ने भी कर दिया। अब ये तो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही थी, इसने क्या किया, लंग्स से जो हमारा जो हमने ब्लड भेजा वो इम्प्योर था, देखो ये हो गए हमारे लंग्स, ये है हमारे पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे हो गया हमारा हार्ट, यहाँ से इम्प्योर ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, वो ब्लड यहाँ पे इसने कुछ प्रोसेस की वो ब्लड होगी हमारा प्योर। अब वो प्योर ब्लड हमारा वापस से पल्मोनरी, ये होगी हमारी आर्टरी, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया था लंग्स में। अब यही जो ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा कहाँ चला गया, वापस से हार्ट में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वापस से ये वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, आप भी अपना 100% दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके। खैर आगे देखते हैं। देखिए, वेन विच टेक प्योर ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स, ठीक है। ऐसी वेन जो लेके जाती है प्योर ब्लड हार्ट से, हार्ट में लंग्स से, और ऐसी आर्टरी जो लेके जाती है इम्प्योर ब्लड हमारे लंग्स में फ्रॉम हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कहाँ का। आई होप आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, प्लांट्स में पढ़ेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारा ह्यूमंस कौन कर रहा है, ब्लड, ब्लड कौन कर रहा है, हार्ट, हार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब प्लांट्स में कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या लगता है आपको? देखो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वेस्कुलर बंडल करता है। अब आप सोचो कि ये वेस्कुलर बंडल क्या है। वेस्कुलर बंडल आपने 9th में पढ़ा होगा। वेस्कुलर बंडल किस किस का बना होता है, हमारा जो वेस्कुलर बंडल होता है ना, वो दो टिश्यू से मिलके बना होता है। कौन कौन सा, एक तो हो गया हमारा जाइलम,
और ये थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है कि किससे लिखा नहीं जाता है, बट मैं लिख रही हूँ जस्ट फॉर यू। और नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्लोएम। तो ये इन दोनों टिश्यूज से मिलके हमारा क्या बना होता है, वेस्कुलर बंडल बना होता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बताएंगे, लिखा था मैं इसलिए रेस कर देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर बंडल करता है। अब जाइलम क्या काम करता है, जाइलम जो होता है आपको सभी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बट मैं बता रही हूँ आपको कि जो जाइलम होता है हमारा मिनरल और वाटर ट्रांसफर करता है, लेकिन और फ्लोएम जो होता है हमारा वो ट्रांसफर क्या करता है, हमारा फूड ट्रांसफर करता है, और जाइलम हमारा क्या करता है, मिनरल और वाटर। अगर आपको याद नहीं होता तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि एफ फॉर, मतलब लिखने में तो ये पीएच है, लेकिन बोलने में आपको ये क्या लगता है, ये बोलने में एफ लगता होगा ना, एफ। ठीक है, तो एफ फॉर फ्लोएम एंड एफ फॉर फूड। बाकी बचा जाइलम और वाटर, तो जाइलम और वाटर तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कोई एक चीज लर्न हो जाए तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली लर्न हो ही जानी है पाजी। हम्म, ठीक है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे है कि जो हमारा जाइलम है वो यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में करता है, और जो हमारा फ्लोएम है वो हमारा दो डायरेक्शन में करता है। ठीक है, हमारा जो जाइलम है वो यूनि डायरेक्शन, मतलब सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर ट्रांसफर करता है, और वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों करता है ये मैं आगे बताऊंगी। और जो फ्लोएम है वो दोनों डायरेक्शन में करता है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। अभी दोनों डायरेक्शन में इसलिए करता है क्योंकि भाई प्लांट तो पूरा फैला हुआ होता है ना। अब प्लांट में जो फूड है वो तो हर जगह नीडेड है, तो मतलब ऊपर नीचे हर जगह, इसलिए ये दोनों डायरेक्शंस में करता है। मैं आगे बताती हूँ, देखो ये देखो, ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमा, अब हम पहले पढ़ लेते हैं जाइलम के लिए, हमें पहले बात कर रहे हैं जाइलम की। ठीक है, ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, जब डे के टाइम पे जब स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं ना, तब क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल बिकम्स द मेजर, बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। क्या कह रहा है, देखो डे के टाइम पे जब हमारे स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं, मैं आपको स्टोमेटा की पिक दिखा देती हूँ एक, ये भी आगे आएगी एक पिक, सॉरी। हम्म, सी, ये मैं स्टोमेटा है, ये आपको इतना सब कुछ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या है, स्टोमा, स्टोमा ओपन, स्टोमा ओपन है मतलब ये खुला हुआ है, और ये स्टोमा क्लोज है। जब ये खुला होता है आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्टोमेटा है ना, वो क्या काम करता है, हमारे गैसेस एक्सचेंज में काम करता है। तो जब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है तो क्या होता है, डे के टाइम पे ओपन होता है, तो ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। ये मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। देखो स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, राइट। ट्रांसपिरेशन करता है मतलब कि वाटर को क्या करता है, वो वाटर वेपर बन जाती है। ठीक है, वाटर जो होता है प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट, वो सनलाइट के आके ही जब वो हीटअप होता है तो वाटर वेपर बन के वो उड़ जाता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बिकम ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, उस मतलब वो ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब मैं बताती हूँ, देखो ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ये देखो, मान लो यहाँ पे वाटर रोज बाय ट्रांसपोर्टेशन, मान लो यहाँ पे हमारा स्टोमेट, इसे दिखेगा ये आपको, हम्म, मान लीजिए यहाँ जहाँ से वाटर लॉस हो रहा है वहां पे हमारा क्या है, स्टोमेटा। यहाँ पे भी मान लो हमारा ओपन स्टोमेटा, डे टाइम है, यहाँ पे सनलाइट तो है ही नहीं, कोई नहीं मैं बना देती हूँ। तो कोई मान लो सन सूरज ज्यादा है हमारे, ये तो हमारा बचपन से रूल चल रहा है कि भाई एक स्टिक बड़ी एक स्टिक छोटी, एक स्टिक बड़ी एक स्टिक छोटी बनानी है, लेकिन ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि बनानी क्यों है भाई। ठीक है, ये मान लो हमारे क्या है, सूरज दादा, चंदा मामा सूरज दादा। ठीक है, तो ये सनलाइट पड़ रही है, डे का टाइम है, ये स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं डे के टाइम पे।
अब स्टोमेटा ओपन है तो क्या होगा, हमारे प्लांट की बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट होगा ना वो सनलाइट की वजह से हीटअप होगा और वो वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। देखो ये लिखा है ना, वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यही होता है, लॉस ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय द स्टोमेटा ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बाय सनलाइट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब वाटर का हीटअप होके वाटर पेपर के फॉर्म में उड़ जाना सनलाइट की वजह से, उनकी हीटअप होने की वजह से, इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ वाटर कम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से वाटर चला गया। आपको पता ही होगा कि जो हमारा वाटर है वो, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वो हमेशा हाई प्रेशर से किस में ट्रेवल करता है, लो प्रेशर में ट्रेवल करता है। ठीक है, और लो प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ हमारा वाटर कम होता है, डाइल्यूट होता है। हाई प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ हमारा वाटर ज्यादा होता है, मतलब जहाँ कंसंट्रेटेड एरिया होता है। कंसंट्रेटेड मतलब जहाँ क्वांटिटी ज्यादा होती है, और डाइल्यूट मतलब जहाँ क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर करेगा। अब यहाँ पे जब वाटर लॉस हो गया तो ये कौन सा एरिया बन गया, यहाँ पे वाटर की कमी है। वाटर की कमी है तो मतलब कैसा एरिया बन गया, डाइल्यूटेड एरिया बन गया। डाइल्यूटेड एरिया है तो मतलब क्या बना यहाँ पे, लो प्रेशर। और वाटर कैसे यहाँ पे मान लो ये दूसरा स्टोमेटा था, सॉरी यहाँ स्टोमेटा नहीं था, ये कोई गलती हो गई, सॉरी भाई साहब। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ ये वाला जो एरिया ये तो हाई प्रेशर का एरिया है ना, तो अब क्या होगा, हमारा जो वाटर है ना वो इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या करता है, ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ तो हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी हमारा क्या कर गया, जब हमारे यहाँ से वाटर यहाँ चला गया तो हमारा ये वाला एरिया क्या बन गया, यहाँ पे ये लो प्रेशर का बन रही है। अब यहाँ पे जो हमारा ये एरिया है, अब ये है हमारा हाई प्रेशर का एरिया, तो वाटर फिर से इसमें ट्रेवल करेगा क्योंकि ये हाई प्रेशर का था, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में करेगा। अब ये लो प्रेशर का है तो ये वाला एरिया हाई प्रेशर का है, तो अब ये यहाँ पे ट्रेवल करेगा। ऐसे करके ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये वाला हाई प्रेशर का है, अब ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे वो हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, ये ऐसे ट्रेवल करेगा। तो ऐसे करके ये जो पूरी साइकिल है ना, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, देखो ये ऐसे करके चलता रहेगा। अब फाइनली ये ऐसे करते करते कहाँ पहुंच गया हमारा, ये पहुंच गया हमारा रूट्स में। अब रूट्स मतलब कहाँ है, ये हमारी रूट्स हैं। देखो मान लो अब यहाँ पे है हमारा ये वाटर, वाटर हो तो वैसे ब्लू पर मैंने पिंक कर दिया है, वाटर है। अब वाटर कौन सा है, यहाँ पे हमारा कौन सा है, ग्राउंड वाटर है ये हमारा। ठीक है, ग्राउंड वाटर तो भाई अनलिमिटेड सोर्स है, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगी ना, तो ये रूट्स के थ्रू हाई प्रेशर, रूट्स में वाटर प्रेजेंट होता है। यहाँ से यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ लो प्रेशर था, तो ये वाटर यहाँ चला गया। उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर हो गया तो यहाँ हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे ऐसे गया। ऐसे करते करते कहाँ पहुंच गया, मैं ग्राउंड वाटर पे पहुंच गया। वो तो हमेशा हाई प्रेशर रहेगा, इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो वाटर है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। कभी यहाँ पे ऐसे लोअर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। मैंने बहुत बोल लिया है, आई होप मैं अपना 100% दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। ओह थक गई मैं तो बोलते बोलते, बट आपको समझाना है तो इतना तो बोलना ही पड़ेगा भाई। गाइस मैं सच में अपना 100% दे रही हूँ, अगर आप भी अपना 100% दे सकते हैं जस्ट मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या, ट्रांसलेशन को हमने पढ़ लिया। अब ये तो काम हो रहा है हमारा फ्लोएम का, हमें पता चल गया कि अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्यों जा रहा है। अब आता है हमारा क्या, फ्लोएम आता है हमारा। देखो क्या होता है, हमारा जो फ्लोएम में होता है क्या, पहले हम पढ़ लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, तो यहाँ पे फूड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, वैसे फूड जो हमारे प्लांट्स में बनता है उसको हम सुक्रोज भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो हमारा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो फूड बनता है ना, वो जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसलोकेशन होता है ना, ये फ्लोएम द्वारा किया जाता है, मतलब एंड इज डन बाय फ्लोएम। ये फ्लोएम करता है ट्रांसलोकेशन का काम। अब हम यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे। देखो हमने जाइलम की प्रोसेस पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम की प्रोसेस की, फ्लोएम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। ठीक है, वो तो हमारा वाटर था इसलिए हमारा मूव कर गया अपवर्ड डायरेक्शन में। ये तो हमारा फूड है, थोड़ा सॉलिड जैसा है, ये कैसे मूव करेगा। देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बाय फ्लोएम कह सकते हैं।
सुरकोज इज ट्रांसफर, मैं बता था कि जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में हम उसको सुरकोज भी कहते हैं। तो सुरकोज जो हो रहा है वो ट्रांसफर करा जाता है फ्लोएम में यूजिंग एनर्जी। देखो जैसे मान लो, मैं आपको यहाँ नहीं बताती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट उस पर बताती हूँ अच्छे से। ग्रीन कलर यूज करेंगे हम, हमारा प्लांट क्या है, ग्रीन है, और ये ग्रीन 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 ग्रीन, थोड़ा और ग्रीन चाहिए हमें। खैर हम ऐसे पढ़ लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा ग्रीन, ये है हमारा प्लांट के अंदर का, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया हमारा क्या, लीफ। अति सुंदर बन रही है क्या करें भाई, पेंटिंग ऐसी है हमारी। ये हो गया हमारा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके हमारा हो गया। और देखते हैं आगे के, आगे देखते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या क्या है, मैंने मार्क तो करा ही नहीं, सॉरी पाजी, गलती होगी। ये है हमारा क्या, ये है हमारा जाइलम, ये है हमारा क्या, ये है हमारा फ्लोएम, ये तो हमारी लीफ है, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये मान लो हमारी वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे फूड बना था, वो यहाँ स्टोर कर लिया, हम इसको कहते हैं सुरकोज, ठीक है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। यहाँ पे क्या है हमारे, ये हमारे यहाँ पे ये वाटर है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको रफ कर लेते, सॉरी, ओह नो, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले वाटर बना देती हूँ ब्लू कलर का। ये मान लो हमारा ब्लू कलर का क्या है, ये जाइलम है, हमारा वाटर है, ठीक है। सुरकोज मैंने मान लिया, ये हमारा सुरकोज फूड। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लांट को अब अपनी थोड़ी सी एनर्जी यूज करनी पड़ जाएगी। एनर्जी कौन सी, एटीपी वाली एनर्जी, ठीक है। ये इसने एनर्जी यूज करके क्या किया, इस फूड को हमारे फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे मान लो ये हो गया इसका सुरकोज, ये यहाँ पे सुरकोज हो गया। अब क्या हुआ, ये सुरकोज क्या है, हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अरे बस बहन, समझ गए समझ गए, ज्यादा मत करो, कुट 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 कुट। क्या, यहाँ पे हमारे सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो गए, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तब क्या होगा देखो, अब ओस्मोटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। कैसे यूज होगी, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा ना, वहां पे जाएगा हमारा वाटर, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से। मैंने बताया था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो अब क्या करेगा, अब ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अब क्या चाहिए यहाँ पे प्लांट को, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए ताकि ये फूड को ऊपर नीचे मूव करा सके, ठीक है। इसके लिए हमें वाटर की नीड है। यहाँ पे प्लांट ने थोड़ी सी एनर्जी यूज करके यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स कर दिए, यहाँ ज्यादा हो गया हाई सॉरी लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो अब ओस्मोटिक प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ से हमारा जो वाटर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे भी हमारा वाटर का कंसंट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे भी जो हमारा वाटर कंसंट्रेशन हो गया ना, तो अब क्या होगा, हमारा जो फूड है ना, सॉरी सुरकोज जो है हमारा, वो जैसे यहाँ पे था, मान लो ये फूड है, ये क्या करेगा, अभी मूव करने लग जाएगा। अब चाहे आप इसको जहाँ जहाँ अब ये प्लांट के नीड के अकॉर्डिंग मूव करेगा, क्योंकि अब इसमें वाटर आ गया है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ प्लांट की नीड होगी वहाँ वहाँ पे ये वाटर चला जाएगा। अब देखते हैं, देखो ये सब हमने पढ़ लिया। सुरकोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट सुरकोज इंक्रीज्ड एंड सॉल्वेंट डिक्रीज्ड इन फ्लोएम, दिस इंक्रीज ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू causing causing की स्पेलिंग रहता है, causing water to move into it concentrated to dilute, ठीक है। मैंने आपको इसमें अपना 100% लगा कर समझाया है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा रेस्पिरेशन भी कंप्लीट हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा है, देखो ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हो गया, हमारा क्या बचा है, एक्सक्रीशन लास्ट में। अब देखो सब में सब कुछ हो गया, सबने खाना खा लिया, उसको पचा लिया, उससे एनर्जी भी ले ली भाई, प्लांट्स ने भी कर लिया, ह्यूमंस ने भी कर लिया। अब बचा लास्ट में हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट हम अपनी बॉडी में तो रखेंगे नहीं, जैसे हम कचरा सारा टाइम अपने घर में नहीं रखते हैं ना, हम उसको टाइम टू टाइम फेंकते रहते हैं,
तो सेम यही काम हमारी बॉडी करती है, टाइम टू टाइम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती रहती है। तो हम देखते हैं क्या होता है एक्सक्रीशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजेनियस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या बोला, एक ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हमारे जो हार्मफुल नाइट्रोजेनियस मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, अब हमारे यहाँ वेस्ट को नाइट्रोजेनियस मेटाबॉलिक वेस्ट ही क्यों बोला गया है ये भी बताएंगे अभी। तो ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हमारे नाइट्रोजनस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है बॉडी से, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना ही सिंपली एक्सक्रीशन होता है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे हमारे वेस्ट को नाइट्रोजनस ही क्यों बोला गया है। थोड़ा जूम करते देखो। सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच मेनली कंटेन नाइट्रोजन। ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं, मान लो हमारे सेल्स हैं, ये हमारे प्रोटीन के बने होते हैं। मान लो इसके अंदर ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं जिसमें मेनली हमारी नाइट्रोजन होती है। उसके बाद क्या होता है, अब हमें पता है कि सेल्स बन के मरते हैं, फिर उन्हीं से नए सेल बन जाते हैं। तो जब हमारे सेल्स मरते हैं ना, तो उसमें से एक हार्मफुल नाइट्रोजेनियस वेस्ट निकलता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिया भी कहते हैं, या फिर हम उसको यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, उसी यूरिन, वही जो हम निकालते हैं लिक्विड, उसी को यूरिन कहते हैं। खैर, जिसमें नाइट्रोजन होता है, जब वो सेल मर जाते हैं तो उसमें कुछ हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, और उस डेड सेल को हमें अपनी बॉडी से निकालना होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये चीज़ कैसी होती है। अब जब हमारा सेल मर जाता है ना, तो हमारे सेल्स क्या होता है, हमारे ब्लड में होते हैं प्रेजेंट। अब जो सेल मरेगा तो वो भी तो भाई ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फिर वो ब्लड क्या होगा, वो इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। मतलब उस ब्लड में वो जो होगा चीज़ वो मिक्स हो जाएगा, तो वो इम्प्योर बन जाएगा ना। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो वो इम्प्योर बन जाएगा। अब उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए भी तो भैया हमें कोई चीज़ चाहिए होगी। अच्छा बताओ, जब हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो उसमें टी लीव्स भी होती है, और उसमें जिंजर भी होता है। उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, छन्नी तो यूज़ करते हैं, सीव जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो फिल्टर कर देता है ना, चाय को अलग कर देता है, और उस अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स को अलग कर देता है। तो सेम यही काम हमारे यहाँ पे भी होगा। हमारे यहाँ पे छन्नी यूज नहीं हो रही भाई, हाँ, लेकिन छन्नी जैसा ही होता है हमारा क्या, नेफ्रॉन्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट। देखो मैं बताती हूँ नेफ्रॉन कैसे होते हैं। देखो, नेफ्रॉन्स हमारे, मतलब मैं आपको वैसे उसका स्ट्रक्चर तो अलग ही होता है, पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर अलग ही होता है, कुछ ऐसे 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 करके ही होता है। उसमें बहुत जगह के जाने के बाद फाइनली वो नेफ्रॉन्स किडनी से बाहर निकल जाते हैं। ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, और ये ऐसे हो गया ये। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट मतलब कि क्या करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हम कहते हैं ना किडनी का ठीक होना जरूरी है। जब भी हम लोग को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर कहते हैं ना कि किडनी में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड हो रहा है वो फिल्टर होने के लिए कहाँ जा रहा है, हमारी किडनी में ही जा रहा है। किडनी में नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर कर रहे हैं, प्योर ब्लड अलग हो रहा है। जो इम्प्योर ब्लड है, वो वाटर, जो इम्प्योर चीज निकली है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिन एसिड है, और वो वाटर के साथ मिक्स होकर हमारा एज अ टॉयलेट निकल जाता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। हमारे किडनी में ना हमारी 2 किडनी होते हैं हमारे पास, उसमें 1.2 नेफ्रॉन्स होते हैं। मतलब एक किडनी में 1.2 नेफ्रॉन होते हैं, मतलब दोनों किडनीज में 1.2 अलग अलग नेफ्रॉन्स होते हैं। सोचो भाई, सोचो, अब तो सोच ही लो, इतने नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो उधर जो क्लीन ब्लड होता है ना, जो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो क्लीन ब्लड निकलता है, वो हमारी किडनी से कौन लेके जाता है, हमारी किडनी वेन लेके जाती है, किडनी वेन लेके जाती है। फाइन, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी किडनी आर्टरी होती है वो क्या लेके जाती है, हमारा डर्टी ब्लड लेके जाती है किडनी में। अब मैं आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझाऊंगी, आपको ऐसा समझ में शायद नहीं आएगा, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, ये मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, रुको। सी क्या है ये भी, ये है हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम।
क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वेना केवा है, ये ऑल्ट्रा है। देखो यहाँ से ये हमारा जो प्योर ब्लड है ना, यहाँ से निकल रहा है किडनी में से, प्योर होने के बाद यहाँ से निकल रहा है। जो हमारा इम्प्योर ब्लड आ रहा है प्योर होने के लिए, देखो ये भी दोनों में कनेक्टेड है, कि यहाँ से भी कनेक्टेड है, एक यहाँ से भी कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों किडनीज में नेफ्रॉन है ना, दोनों किडनीज में नेफ्रॉन है, दोनों में से क्या निकलेगा, प्योर ब्लड। ठीक है, ये दोनों एक ही पाइप में जाके मिलते हैं और एक ही पाइप से निकल जाते हैं। ये आ रहा है हमारा इम्प्योर ब्लड, ये भी दोनों से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, दोनों में कनेक्टेड है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा कि दोनों में कनेक्टेड है, तो ये दोनों में जाएगा फिल्टर होने के लिए। उसके बाद क्या होगा, फिल्टर होने के बाद ये देखो हमारे ये यूरेटर निकल रहा है ना, ये देखो इसे यूरेटर कहते हैं, ये जो पाइप टाइप में निकल रहे हैं, ये यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से वो इम्प्योर वेस्ट निकले, सॉरी प्योर वो वेस्ट निकलेगा एज अ यूरिन से, ठीक है, एज अ यूरिन वो यहाँ पे निकलेगा, वो यहाँ पे आके दोनों किडनी से निकल के इस ब्लैडर में क्या करेगा, यहाँ पे आके वो मतलब कि यहाँ पे आके वो डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, सारा जो यूरिन है यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। और जब ये पूरा फुल हो जाएगा ना ब्लैडर हमारा, उसके बाद क्या होगा, वो जो होगा हमारा यूरेथ्रा के थ्रू क्या करेगा, निकल जाएगा। फाइन, ये है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो ऑल्ट्रा के थ्रू क्या हो रहा है हमारा, ऑल्ट्रा के थ्रू डर्टी ब्लड अंदर जा रहा है, वेना केवा के थ्रू क्या हो रहा है हमारा, बाहर जा रहा है, सॉरी ऊपर जा रहा है, निकल रहा है, मतलब प्योर ब्लड ये सब इसमें हो रहा है। यूरेटर के थ्रू क्या हो रहा है हमारा, सॉरी यूरेटर के थ्रू क्या हो रहा है हमारा, यूरेटर, ये दोनों यूरेटर्स के थ्रू, दोनों यूरेटर्स के थ्रू जो हमारा जो इम्प्योर यूरिन, सॉरी यूरिन है हमारा, वो जा रहा है हमारा कहाँ, ब्लैडर में। ब्लैडर जब हमारा फुल हो जाएगा तो वो निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इतनी मेहनत से नोट्स बनाए थे, पूरी 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है, इट्स लॉन्ग, बट क्या करें, आपको पूरा समझाना था तो इतनी लेंदी वीडियो अपने आप ही बन गई। मैंने ट्राई किया पूरा पूरा शॉर्ट का, मतलब समझाया पूरा, पर टाइम कम लेने का। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगी है, मैं सच बताऊं, पूरा 1 दिन लगा है नोट्स को बनाने में। आप भी थोड़ी सी मेहनत, आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और एज मेरी फर्स्ट वीडियो थी ये, तो आपको बताना है कि मेरा फर्स्ट ट्राई कैसा था, और मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। लेकिन तब भी आपको लगता है कुछ कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन भी हमने देख लिया, हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन भी देख लिया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमने। और मैं अगर यहाँ इस वीडियो में मुझे व्यूज़, लाइक्स और अच्छे मिले, कमेंट्स अच्छे मिले, तो आप मुझे, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी किस चैप्टर पे बनाऊँ। तो अब ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बस इतना कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।